इज गोइंग टू बी अबाउट बैलेंस ऑफ पेमेंट। तो पहला क्वेश्चन हमारा ये आता है कि बैलेंस ऑफ पेमेंट में हमें पता है ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड की जाती हैं, ठीक है, इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड की जाती हैं। तो किसके बीच की जाती हैं? जैसे कि हमें पता है कि इकोनॉमी में 4 सेक्टर्स होते हैं मेनली, हाउस होल्ड, फर्म, गवर्नमेंट और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ हम ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, लेकिन क्या हम हाउस होल्ड को बस मिलाते हैं या फर्म को बस मिलाते हैं या गवर्नमेंट बस को मिलाते हैं? तो इसका जवाब आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। तो बीओपी रिकॉर्ड्स ऑल इकोनॉमिक ट्रांजेक्शंस बिटवीन रेजिडेंट्स ऑफ अ कंट्री एंड द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। देखो, who is involved is does not matter. What matters is whether it is a resident or a नॉन रेसिडेंट। मतलब चाहे वो हाउस होल्ड हो, चाहे फर्म हो, चाहे गवर्नमेंट हो, इससे कुछ मैटर नहीं करता। मैटर क्या करता है कि वो रेसिडेंट है या नहीं है। अब रेसिडेंट क्या है आपको पता है, रेसिडेंट इज नॉट इक्वल्स टू सिटीजन, ठीक है। रेसिडेंट कोई हाउस होल्ड भी हो सकता है, कोई बिजनेस फर्म भी हो सकती है, गवर्नमेंट भी है, और कोई भी इंस्टीट्यूशन होता है जिसका सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट इज इन द कंट्री, ठीक है। मोर देन 1 ईयर में जो रह रहा है वो हो जाएगा आपका रेसिडेंट। अब मान लो कि जापान की कोई ब्रांच है बैंक की, वो यहाँ रह रही है 1-2 साल से ऊपर, तो वो क्या कहलाएगी? रेसिडेंट ऑफ द कंट्री कहलाएगी, ठीक है। सो गवर्नमेंट इज अ रेसिडेंट सेक्टर। गवर्नमेंट में तो कोई बात ही नहीं है, गवर्नमेंट तो कहीं जा नहीं रहा है। तो देखो, अगर अपन लोग सोचेंगे कि बीओपी क्या सिर्फ बिजनेस फर्म्स का करती है और गवर्नमेंट का नहीं करती, तो नहीं। बीओपी रिकॉर्ड करती ट्रांजेक्शन ऑफ ऑल रेसिडेंट सेक्टर्स दैट इंक्लूड्स हाउस होल्ड्स, बिजनेस फर्म्स, गवर्नमेंट और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन भी, विथ रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। अब ये आगे हम पढ़ेंगे, बस आप ये जान ले बात, बाकी हम ये आगे पढ़ेंगे, ठीक है। अब हमें सेकंड क्वेश्चन है हमारा कि बीओपी बनाना ज़रूरी क्यों है, ठीक है। तो देखो, बीओपी क्या बताता है हमें कि एक कंट्री जो है कैसे इकोनॉमिकली कनेक्टेड है विद रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। क्या ट्रांजैक्शन क्या करते हैं नोट? हम लोग इंटरनली कोई ट्रांजैक्शन तो नोट नहीं करते कि राजस्थान ने गुजरात से कितना लिया। हम नोट करते हैं कि हमारे इंडिया में कि रेजिडेंट्स ने नॉन रेजिडेंट्स से कितना वो किया, ठीक है। तो हमें बैलेंस ऑफ पेमेंट को देख के क्या क्या आंसर मिलते हैं? देखो, आर वी अर्निंग मोर फॉरेन एक्सचेंज और स्पेंडिंग मोर, कि हम खर्चा ज़्यादा कर रहे हैं। देखो, बीओपी बनाना एक बैलेंस शीट बनाने जैसा है ना, कि आपकी इनकम कितनी है, आपके खर्चे कितने। तो आपको ये जब तक नहीं पता चलेगा तब तक आप पॉलिसीज कैसे बनाएंगे देश में? समझ में आ रही बात? कैन वी पे फॉर इंपोर्ट्स एंड फॉरेन लाइबिलिटीज? जैसे कि हमें बीओपी क्राइसिस देखने को मिला था 1991 में। हम अपने इंपोर्ट्स और फॉरेन लाइबिलिटीज के लिए पे करने के लिए सक्षम ही नहीं थे। तो ऐसी कोई सिचुएशन ना आ जाए और इकोनॉमी स्टेबल हो, फाइनेंशियली हम लोग स्टेबल हुए, है ना, एक्सटर्नली, क्योंकि ये वर्ल्ड कैसा है आजकल, इंटरकनेक्टेड वर्ल्ड है, तो हम बीओपी को बिल्कुल इग्नोर नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट आप लिखेंगे, शोज द कंट्रीज एक्सटर्नल इकोनॉमिक पोजीशन। बीओपी टेल वेदर ए कंट्री हैज अ सरप्लस है या डेफिसिट है, या एक नेट बोरोअर है या लेंडर है टू द वर्ल्ड। यहाँ वर्ल्ड की बात की गई है, ठीक है। देखो, जैसे एग्जांपल देखो, आप इंडिया का करंट अकाउंट डेफिसिट आता है, जिसका मतलब ये है कि हम इंपोर्ट ज़्यादा करते हैं एक्सपोर्ट से। तो हमें पॉलिसीज कैसी बनानी पड़ेंगी? एक्सपोर्ट जो पुशिंग वाली, एक्सपोर्ट पुशिंग पॉलिसीज टाइप की बनानी पड़ेंगी हमें। समझ में आ रही है बात आपको? हमारे यहाँ पॉलिसीज बनी हुई है जैसे इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन वगैरह। तो ये सब कैसे पॉसिबल हो पाता है ना? जब तक हम एनालाइज करते हैं बीओपी को, अपनी सिचुएशन को पता करने के लिए, हम इट इज़ लाइक अ रिपोर्ट कार्ड, ठीक है। हमें जब तक रिपोर्ट कार्ड मिलेगा नहीं, हम अपनी सिचुएशन को, पोजीशन को देखेंगे कैसे? समझ में आ रहा है आपको बात? फिर सेकंड, हेल्प्स इन फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट। फॉरेन एक्सचेंज देखो, किसी भी कंट्री के पास बहुत लिमिटेड होते हैं, तो उसको जाहिर सी बात है कि उसको खर्च करने में, उसको कमाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, और खर्च करने में हमें देख सुन के खर्च करना पड़ता है, ठीक है। तो ये बीओपी हेल्प करता है सेंट्रल बैंक को। देखो, बीओपी बताते हैं सेंट्रल बैंक, हम नहीं, मतलब सेंट्रल बैंक बता सकता है कि वो मॉनिटर कर सकता है फॉरेन एक्सचेंज का इनफ्लो और आउटफ्लो, और डिसाइड कर सकता है एक्सचेंज रेट पॉलिसी होनी क्या चाहिए, और मैनेज करता है फॉरेक्स रिजर्व्स। हम लोग आगे चैप्टर में पूरा पढ़ने वाले, ठीक है। इंडिकेटर ऑफ इकोनॉमिक हेल्थ, कि इकोनॉमिक हेल्थ जैसे कैसे कि बीओपी क्या रिफ्लेक्ट करता है? कंपैटिटिव एक्सपोर्ट्स, हमारे एक्सपोर्ट्स कंपैटिटिव हैं कि नहीं ग्लोबल मार्केट में। सस्टेनेबल इंपोर्ट्स, ठीक है, इंपोर्ट्स हमें सस्टेनेबल करने चाहिए, मतलब कि हमारी, देखो, डोमेस्टिक जो प्रोड्यूसर्स हैं उनको ना खतरा हो जाए हमारे इंपोर्ट से। Stable capital inflows, right? A chronic BOP deficit signals over dependence on imports, weak export base और external vulnerability, ठीक है। Helps in policy formulation, this is very important। गवर्नमेंट यूज करती है बीओपी डेटा को, और यही डेटा आरबीआई के द्वारा भी यूज किया जाता है, ठीक है, जैसे हमने यहाँ पढ़ा था। यहाँ अब ये डेटा गवर्नमेंट के द्वारा यूज करा जाता है फॉर दी पॉलिसी फॉर्मुलेशन, लाइक ट्रेड पॉलिसी, एनीथिंग रिलेटेड टू रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, लाइक इम्पोर्ट एक्सपोर्ट पॉलिसी, टैरिफ एंड कोटा डिसीजंस, फॉरेन इन्वेस्टमेंट पॉलिसीज एटसेट्रा। देखो, लार्ज ट्रेड डेफिसिट का मतलब क्या है कि हम लोग एक्सपोर्ट्स कम कर रहे हैं और इंपोर्ट ज़्यादा कर रहे हैं। तो गवर्नमेंट ऐसे सिचुएशन में क्या करिए, हमारे यहाँ मेक इन इंडिया एक्सपोर्ट इंसेंटिव्स को प्रमोट करती है हमारी गवर्नमेंट, क्योंकि इंडिया में ऐसे ही होता है, इंडिया में लार्ज ट्रेड डेफिसिट है ना। तो ये पॉलिसीज भी कहाँ से आ रही है? बाय एनालाइजिंग द डेटा ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट, ठीक है। डिटरमाइंस नीड फॉर फॉरेन बोरोइंग्स। हमें बोरोइंग्स कैसे पता चलेगी, हमें ज़रूरत है बोरो करने की फॉरेन से कि नहीं, तो हमें कैसे पता चलेगा? जब बीओपी में डेफिसिट होएगा। कंट्री में नीड टू बोरो फ्रॉम आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक और फॉरेन मार्केट्स, ठीक है। इंडिया के जो बीओपी क्राइसिस हुआ था 1991 का, इट इज़ अ क्लासिक एग्जाम्पल, ठीक है। हेल्प्स इन एक्सचेंज रेट डिटर्मिनेशन, एक्सचेंज रेट डिटर्मिनेशन में हेल्प करता है। देखो, बीओपी पोजीशन अफेक्ट डिमांड एंड सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। देखो,
जिस भी करेंसी की डिमांड ज़्यादा होगी वो करेंसी की वैल्यू ज़्यादा होगी, वैल्यू ज़्यादा होगी तो वो करेंसी स्ट्रॉन्ग रहेगी। फॉर एग्जांपल डॉलर्स। और जिस करेंसी की डिमांड कम रहेगी वो करेंसी की वैल्यू कम रहेगी और वो करेंसी वीक रहेगी। समझ में आ रही है आपको बात? तो ये बीओपी पोजीशन इन्फ्लुएंस करती करेंसी एप्रिसिएशन और डेप्रिसिएशन को भी। इंटरनेशनल कंपैरिजंस, बीओपी अलाउज इंटरनेशनल कंपैरिजन। हमारे यहाँ का बीओपी प्लस चाइना का बीओपी कंपेयर कर लो आप, प्लस अमेरिका का बीओपी कंपेयर कर लो। हमें सब पता चल जाएगा। देखो कंपोनेंट्स क्या होते हैं, विजिबल्स, इनविजिबल्स, है ना। तो जैसे हम इंडिया का बीओपी देखेंगे तो इंडिया के बीओपी में क्या है, सर्विसेज का आपको जो इनविजिबल वाला पार्ट है उसका एक्सपोर्ट ज्यादा देखने को मिलेगा। हम लोग ज्यादा सर्विस एक्सपोर्ट करते हैं क्योंकि। और वहीं अगर आप चाइना का बीओपी देखोगे तो चाइना के बीओपी में आप देखोगे तो विजिबल्स का एक्सपोर्ट ज्यादा दिखेगा। तो ये आप कंपेयर कर पा रहे हो इंटरनेशनली कि नहीं। कंपेरिजन ऑफ इकोनॉमिक स्ट्रेंथ अक्रॉस कंट्रीज। इकोनॉमिक स्ट्रेंथ कैसे देख पाओगे आप, सरप्लस या डेफिसिट देख के कि सरकार को कितनी बोरिंग करनी पड़ रही है, कितनी लैंडिंग्स करनी पड़ रही हैं। असेसमेंट ऑफ ग्लोबल कंपेटिटिवनेस। ठीक है, तो ये दो क्वेश्चंस जो है इंपॉर्टेंट, ये हमारे कंप्लीट हो चुके हैं और ये एक समरी टाइप ऑफ है तो आप ये याद कर सकते हैं। BOP is a mirror of countries' international economic transactions and external financial stability. तो बैलेंस ऑफ पेमेंट इज अ सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ ऑल द इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन टेकिंग प्लेस बिटवीन रेसिडेंट्स एंड नॉन रेसिडेंट्स एट अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, तो अगर आप यूनिवर्सिटी लेवल में आप बीओपी को पढ़ रहे हैं तो आप इसको भी इलेबोरेट कर सकते हैं सिस्टमैटिक रिकॉर्ड से, मतलब आप समझ भी लें और इलेबोरेट करके लिख भी सकते हैं। ठीक है, तो सिस्टमैटिक रिकॉर्ड से हम क्या समझते हैं कि एक इसका फॉर्मेट है, सिस्टमैटिक फॉर्मेट है, इसको सिस्टमैटिकली प्रिपेयर किया जाता है बाय आरबीआई। ये 2 पॉइंट्स हो गए। देन इट फॉलोज अ डबल एंट्री बुक सिस्टम। डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम क्या होता है, 2 बार एंट्री की जाती है कोई भी एक ट्रांजैक्शन की, एक बार डेबिट एक बार क्रेडिट। एक बार डेबिट मतलब जैसे देखो, अगर फॉर एग्जांपल हानिया आमिर है, ठीक है, वो कहाँ की रेसिडेंट है पाकिस्तान की रेसिडेंट है। ठीक है, उन्हें दिलजीत दोसांझ जी अपने किसी मूवी में बुलाते हैं। ठीक है, और उनको पेमेंट करते हैं 2 करोड़ रुपीज़ की। तो 2 करोड़ रुपीज़ इंडिया से क्या होंगे, डेबिट होंगे। मैं आगे बताऊंगी आपको डेबिट और क्रेडिट का। इंडिया से डेबिट होंगे, है ना, और पाकिस्तान में क्रेडिट होंगे, मतलब पाकिस्तान के बीओपी में वो आएंगे और इंडिया के बीओपी से वो जाएंगे फॉरेन करेंसी। ठीक है, तो डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम फॉलो करता है ना। और इसीलिए इसी वजह से पूरे जो वर्ल्ड का बैलेंस ऑफ पेमेंट है वो जीरो आता है। ठीक है, क्योंकि एक देश का खर्चा दूसरे देश की इनकम होएगा और ऐसे ही यहाँ पे भी होएगा। समझ में आ रही बात आपको? ठीक है, फिर और पॉइंट्स अगर हम देखें सिस्टमैटिक रिकॉर्ड में तो देखो फीचर्स में आप लिख सकते हैं आउटगोइंग मनी क्या होती है, डेबिट होती है, इनकमिंग मनी क्या होती है, क्रेडिट होती है। ठीक है, इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन में रिकॉर्ड होती है, मतलब जो फाइनेंशियल फ्लोज है जैसे कि इन्वेस्टमेंट, लोन, कुछ भी जो इकोनॉमिक है वही रिकॉर्ड होगा। समझ में आ रही बात आपको? फिर तीसरा फॉलोज डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम, ये मैंने आपको बता दिया है। कोई भी ट्रांजैक्शन 2 बार रिकॉर्ड होती है, वंस एज अ डेबिट एंड वंस एज अ क्रेडिट। तो इसीलिए थ्योरेटिकली द टोटल क्रेडिट शुड बी इक्वल टू टोटल डेबिट, मेकिंग द ओवरऑल बीओपी जीरो। फिर चौथा, व्हाइल द ओवरऑल बीओपी मस्ट बैलेंस द इंडिविजुअल अकाउंट्स क्या हो जाते हैं, डिसइक्विलिब्रियम में हो सकते हैं। अब देखो करंट अकाउंट जो है वो करंट अकाउंट डेफिसिट या फिर करंट अकाउंट सरप्लस में हो सकता है। कैपिटल अकाउंट भी डेफिसिट या सरप्लस में हो सकता है। फाइनेंशियल अकाउंट भी डेफिसिट या सरप्लस में हो सकता है। ठीक है, जब क्रेडिट डेबिट से बड़े हो या डेबिट क्रेडिट से बड़ा हो तो सरप्लस डेफिसिट वाली कंडीशन आ सकती है। ओवरऑल बीओपी होना चाहिए बैलेंस, लेकिन इंडिविजुअल अकाउंट्स हो सकते हैं कि वो डिसइक्विलिब्रियम में हो। इट रिफ्लेक्ट्स कंट्रीज इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन विद फॉरेन कंट्री। बीओपी क्या रिफ्लेक्ट करता है कि हम लोग कितना ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, किस चीज़ का इंपोर्ट कर रहे हैं, किस चीज़ का एक्सपोर्ट ज़्यादा कर रहे हैं, किस चीज़ में हमें ध्यान देना चाहिए ताकि हमारे इंडिया में बीओपी क्राइसिस जैसी सिचुएशन ना आ जाए जैसे 1991 में आई थी। समझ में आ रही है आपको बात? ठीक है, तो बैलेंस ऑफ पेमेंट को हम पढ़ने वाले हैं। तो देखो हम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ हमारे इंडियन रेसिडेंट्स, मैं कह रही हूँ रेसिडेंट्स, सिटीजन्स नहीं, इंडियन रेसिडेंट्स या फिर रेसिडेंट्स और नॉन रेसिडेंट्स के बीच में जो भी इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन होंगे एक साल में एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड में, है ना, तो उसका हम स्टेटमेंट बनाते हैं। क्यों? क्योंकि वो किस में होते हैं, हमारी करेंसी में होते हैं, एक करेंसी में होते हैं। ठीक है, फॉरेन करेंसी में होते हैं। तो वो करेंसी का लेके हम कि कितना गया कितना आया का स्टेटमेंट बनाते हैं। स्टेटमेंट क्यों बनाते हैं? रिकॉर्ड्स मेंटेन करने के लिए बनाते हैं। अब हमने पढ़ा था पिछली वीडियो में कि नेसेसिटी क्या है, या तो हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, मैंने वीडियो बना दिया है तो हम आगे पढ़ेंगे कि नेसेसिटी क्या है बीओपी अकाउंट बनाने की, तो उसमें आप समझ सकते हैं। ठीक है, अब बीओपी अकाउंट हर देश का सेंट्रल बैंक बनाता है, आपको ध्यान रखना है। हमारे देश का सेंट्रल बैंक कौन है? आरबीआई, तो आरबीआई बनाता है। फिर इसका फॉर्मेट कौन देता है? मान लो कि अब चाइना का सेंट्रल बैंक पीपल्स बैंक करके है ना, चाइना, और वो देश का सबसे बड़ा, मतलब पूरे वर्ल्ड का सबसे बड़ा बैंक है। ठीक है, एक पॉइंट। तो वो अलग शीट बना रहा है, आपका अलग स्टेटमेंट बना रहा है, वो कहीं लिख रहा है, कहीं कंपोनेंट को कहीं लिख रहा है, और आपका अपना इंडिया कहीं का कहीं लिख रहा है। तो ये जो है, ये हमने जो इंपॉर्टेंस में पढ़ेंगे हम कि कंपैरिजन में बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा, है ना, डिफिकल्ट भी होएगा, एनर्जी कंजम्पशन मतलब टाइम कंज्यूमिंग बहुत हो जाएगा। तो इसलिए फॉर इजी कंपैरिजन आईएमएफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जो है वो एक फॉर्मेट देती है, एक स्ट्रक्चर देती है कि आपको इसी के हिसाब से बनाना है। ये होता है, ये कहलाता है हमारा बीपीएम 6। ठीक है, बीपीएम 6। तो इसकी जानकारी आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगी।
तो ये होता है बीपीएम 6, ठीक है। बैलेंस ऑफ पेमेंट एंड इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट पोजीशन मैनुअल 6th एडिशन। इशू कौन करता है ये मैनुअल? आईएमएफ, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ठीक है। होता क्या है देखो ये, इट इज द लेटेस्ट इंटरनेशनल स्टैंडर्ड फ्रेमवर्क। स्टैंडर्ड फ्रेमवर्क मतलब ये एक स्टैंडर्ड है कि आपको ऐसे ही बनाना है, और ये इंटरनेशनल है, मतलब सारे देश इसी के हिसाब से मेंटेन करेंगे, मतलब फ्रेमवर्क बनाएंगे किस किस का, बैलेंस ऑफ पेमेंट रिकॉर्डिंग का और आईआईपी रिकॉर्डिंग का, ठीक है। ये हम आईआईपी बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। तो बहुत सारी कंट्रीज बीओपी किससे बनाती हैं? बीपीएम 6 की गाइडलाइंस के अनुसार बनाती हैं। क्यों इंट्रोड्यूस किया था? टू रिफ्लेक्ट बेटर ग्लोबलाइजेशन, मतलब टू बेटर रिफ्लेक्ट ग्लोबलाइजेशन, कंपैरिजन वगैरह के लिए इजीली, है ना। टू कैप्चर कॉम्प्लेक्स फाइनेंशियल फ्लोज जो हो रहे हैं। अब आईएमएफ को रेगुलेट करना, मतलब रेगुलेट करने के साथ साथ सुपरवाइज करना बहुत जरूरी है ना। नहीं तो बहुत सारी ऐसी फ्रॉड एक्टिविटीज भी हो सकती हैं देशों के बीच में। समझ में आ रही है आपको बात, ठीक है। टू अलाइन बीओपी विद एसएनई, तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। तो बीपीएम की 6 की अगर हम फीचर्स देखें तो ये 3 अकाउंट्स को बताता है, ठीक है। कैपिटल अकाउंट, करंट अकाउंट एंड फाइनेंशियल अकाउंट, ये हम आगे देख लेंगे कंपोनेंट्स ऑफ बीओपी में। तो कुछ ट्रीटमेंट्स चेंज हुई हैं, है ना, ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। पहले इनकम को, मतलब आप समझ लोगे, ये मैं पढ़ाते पढ़ाते समझा दूंगी। ये तो ये हो गया हमारा बीपीएम 6। एक हमारा पार्ट कंप्लीट हो चुका है, वो वाला सिस्टमैटिक रिकॉर्ड वाला, ठीक है। अब दूसरा हमारा इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन का, ये भी समझ लो कंप्लीट हो चुका है। अब तीसरा हमारा रेसिडेंट ऑफ द कंट्री। सेम वही कंसेप्ट है जैसा नेशनल इनकम में था, कि रेसिडेंट ऑफ द कंट्री कौन कहलाएंगे? जिनका सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट क्या हो एक कंट्री में हो, ठीक है। तो कुछ इसके एक्सेप्शन है वो आपको याद रखने जरूरी है, ठीक है। हियर आर, देखो, डिप्लोमेटिक स्टाफ, फॉरेन मिलिट्री, टूरिस्ट, माइग्रेटरी वर्कर्स, ब्रांचेस ऑफ फॉरेन कंपनी, ये हमारी रेसिडेंट्स नहीं होते, मतलब ब्रांचेस ऑफ फॉरेन कंपनी होती है, ठीक है, ये वाला छोड़ दो। स्टूडेंट्स भी हमारे, फॉरेन स्टूडेंट्स भी हमारे रेसिडेंट नहीं होते हैं, क्योंकि इनका भले ही वो रहते वहाँ है ना, लेकिन इनका सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट वहाँ नहीं होता है। समझ में आ रही है आपको बात? वो लोग कमाने नहीं जा रहे होते हैं, उन लोग का मोटिव कुछ और रहता है, ठीक है। वहीं रेसिडेंट क्या कहलाएंगे? हमारे इंडिविजुअल फर्म्स, गवर्नमेंट एजेंसीज, गवर्नमेंट, है ना, एम्बेसीज, जो डोमेस्टिक टेरिटरी वाला कंसेप्ट है। डोमेस्टिक टेरिटरी वाला अलग रहेगा, देखना, रेसिडेंट वाला अलग रहेगा। जो रेसिडेंट है वो कोई भी इंडिविजुअल, कोई भी एंटिटी हो सकती है जो कि इंडिया में रह रही हो 6 मंथ्स या फिर 1 साल से ऊपर, और जिनका सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट कहाँ हो? इंडिया में, ठीक है। जैसे इंडियन टीचर है कोई, वो 2 साल से यूएसए में रह रहा है, या फिर इंडियन इंजीनियर है कोई, वो 2 साल से जर्मनी में रह रहा है, तो उन लोगों का सेंटर ऑफ इंटरेस्ट कहाँ है? बाहर की कंट्री में, तो उन लोग रेसिडेंट कहलाएंगे कहाँ के? अमेरिका के। समझ में आ रही है आपको बात? और वही मान लो शाहरुख खान और सलमान खान आपस में ट्रेड करते हैं, तो क्या ये बीओपी में लिखा रहेगा? नहीं, क्योंकि दोनों ही क्या है? रेसिडेंट है हमारी कंट्री के। मान लो आलिया भट्ट और शाहरुख खान कर रहे हैं, तो आलिया भट्ट तो कहाँ की है? सिटीजन, इंडिया से बाहर की है, मुझे नहीं पता कहाँ की, लेकिन इंडिया से बाहर की है। तो वो भले ही सिटीजन इंडिया की नहीं है, लेकिन रेसिडेंट कॉन्सेप्ट यहाँ, रेसिडेंट कहाँ की है? वो इंडिया की है ना। उनका सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट कहाँ है? सेंटर ऑफ इंटरेस्ट कहाँ है? इंडिया में। इसलिए उनका क्या रहेगा? नहीं होगा मेंटेन, क्योंकि शाहरुख खान और आलिया भट्ट दोनों ही कहाँ के रेसिडेंट है? इंडिया के रेसिडेंट है, ठीक है। और स्पेसिफिक पीरियड से आप समझ लें कि एक टाइम पीरियड यूज हो रहा है, इसलिए बीओपी कंसेप्ट क्या होगा? फ्लो कंसेप्ट होगा। इसका करंट अकाउंट फ्लो होगा, कैपिटल अकाउंट क्या होगा? स्टॉक होगा, वो हम आगे देखेंगे। तो अब हम पढ़ने वाले हैं कंपोनेंट्स ऑफ बीओपी। तो फर्स्ट कंपोनेंट हमारा आता है करंट अकाउंट। तो करंट अकाउंट कौन सी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करता है? ऐसी ट्रांजैक्शन को जो कि कंट्री की नेशनल इनकम में फर्क डालती हैं फॉर इन करंट पीरियड, और डू नॉट गिव राइज टू फ्यूचर क्लेम्स, मतलब फ्यूचर एसेट या लाइबिलिटी की कंडीशन में, या एसेट और लाइबिलिटी की कंडीशन में कंट्री की या किसी इंडिविजुअल की कोई फर्क नहीं डालती हैं, ठीक है। सच ट्रांजैक्शन डू नॉट इम्पैक्ट द एसेट लाइबिलिटी स्टेटस ऑफ अ कंट्री इन रिलेशन टू रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। इसके कंपोनेंट से आप बहुत अच्छे से समझ जाएंगे। मर्चेंडाइज ट्रेड, जैसे हम विजिबल्स भी कहते हैं। विजिबल्स क्यों? क्योंकि गुड्स का रहता है इसमें, ठीक है। एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट्स ऑफ गुड्स दिखते हैं, इसलिए इन्हें विजिबल्स भी कहा जाता है, या ट्रेड इन गुड्स भी कहा जाता है। फिर सर्विस, सर्विस में जैसे आईटी सर्विसेज, टूरिज्म, ट्रांसपोर्ट, इंश्योरेंस, बैंकिंग एटसेट्रा सर्विसेज आ जाएंगी। इससे ये तीनों चीज़ को इनविजिबल्स भी कहा जाता है, ठीक है। विजिबल को छोड़ के जो 3 कंपोनेंट्स हो रहे हैं इन्हें इनविजिबल्स कहा जाता है, और सर्विस को ट्रेड इन सर्विसेज भी कहा जाता है, ठीक है। फिर तीसरा है प्राइमरी इनकम। प्राइमरी इनकम को इन्वेस्टमेंट इनकम भी कहा जाता है, ठीक है। और ये है किसके फॉर्म में रह सकती है? जैसे कि इंटरेस्ट, डिविडेंड, वेजेस, आरआईपी, जैसे रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट वगैरह जो होता है, वो होती है हमारी प्राइमरी इनकम, ठीक है। फिर सेकेंडरी इनकम को हम करंट ट्रांसफर इनकम भी कहते हैं, या तो जैसे कि रेमिटेंसेस या फिर गिफ्ट्स। यहाँ पे आप लिख लो इन्वेस्टमेंट, है ना, ये मैं लिखना भूल गई थी, इन्वेस्टमेंट इनकम, ठीक है। वाई मतलब इनकम। तो देखो, इन्वेस्टमेंट इनकम मतलब जैसे हमने जिस चीज़ में इन्वेस्टमेंट किया और हमें कुछ चीज़ मिल रही है, जैसे कि मैंने वहाँ शेयर्स खरीदे हैं, ठीक है, इन्वेस्टमेंट किया है, तो मुझे डिविडेंड जो मिल रहा है उसमें, है ना, ये शेयर्स कैपिटल वो अलग है, शेयर्स जो खरीदते हैं अपन वो कैपिटल अलग है, लेकिन जो उससे पर ईयरली मुझे, है ना, या फिर मंथली जो भी है, मुझे चीज़ें मिल रही हैं, डिविडेंड मिल रहा है, पैसे मिल रहा है, तो वो मेरी प्राइमरी इनकम होगी, ठीक है। इंटरेस्ट, जैसे कि मैंने कैपिटल दिया है किसी को, है ना, तो वो मुझे इंटरेस्ट देगा। वेजेस, है ना, लेबर के बदले वेजेस, जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होते हैं, मतलब उनके बदले में जो इनकम मिलती है वो प्राइमरी इनकम कहलाती है। तो मान लो करंट अकाउंट को समझने के लिए हम थोड़ा सा समझेंगे। ये इंडिया है, ये वैसे है, हमारा लेन देन चल रहा है, ठीक है। हम ये इंडिया के बीओपी बना रहे हैं। ये कौन सा साइड रहेगा? क्रेडिट। ये कौन सा साइड रहेगा? डेबिट। तो क्रेडिट मतलब पैसा आया, फॉरेन एक्सचेंज आया, डेबिट मतलब गया। हमने मान लो एक्सपोर्ट किया गुड का, ठीक है, तो एक्सपोर्ट कहाँ लिखेंगे हम? यहाँ, क्योंकि एक्सपोर्ट करेंगे तो हमारे पास पैसे आएंगे, तो यहाँ पे लिख दिया, मान लो हमने किया एक्सपोर्ट कितने का? $300 का, ठीक है, $300 का। और हमने इंपोर्ट किया गुड्स का, सबसे पहले आएगा आपका गुड्स, ठीक है। तो इंपोर्ट किया आपने मान लो गुड्स का
₹450 का, मतलब डॉलर का, ठीक है। फिर आपने सर्विसेज़ का एक्सपोर्ट किया, ठीक है। तो सर्विसेज़ का आपने एक्सपोर्ट किया मान लो 600 का, जनरली हम ज़्यादा सर्विस देते हैं, है ना। और इम्पोर्ट मतलब सर्विसेज जो आप लेंगे, जो सर्विसेज का इम्पोर्ट करेंगे, है ना, वो कितने का किया आप लोग ने, मान लो ₹200 का किया, ठीक है। फिर आप क्या करेंगे, प्राइमरी इनकम जो है आपको रिसीव होगी, जो प्राइमरी इनकम रिसीव होगी वो आप लिखेंगे PIR, है ना। और आपको पता रहना चाहिए कि प्राइमरी इनकम मतलब इन्वेस्टमेंट इनकम, ठीक है। तो जो मान लो इंटरेस्ट मिल रहा है, डिविडेंड मिल रहा है, प्रॉफिट मिल रहा है, जो आप लोग करते हैं ना, रेंट मतलब कैपिटल के बदले रेंट, ये वो, तो वो चीज़ें है ना। तो ये कहाँ लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे। मान लो ये आपको कितना मिला, ₹100 मिला, और आपने प्राइमरी इनकम पे कितनी करी, आपने मान लो 400 करी। समझ में आ रही है बात। फिर सेकेंडरी इनकम रिसीव, सेकेंडरी इनकम मतलब करंट ट्रांसफर इनकम, वो इनकम जो हमें बिना फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन दिए मिल जाती है ना। इसको यूनिलेटरल भी कहा जाता है, यूनिलेटरल ट्रांसफर्स, है ना, जो एक ही, यूनि मतलब वन, यूनिलेटरल मतलब वन साइडेड ट्रांसफर्स है ना। तो जो रेमिटेंसेस है उसके मामले में हमारा भारत पूरे दुनिया में नंबर बनाता है आफ्टर चाइना, मतलब बिफोर चाइना, आफ्टर इंडिया कम्स चाइना। तो सबसे ज़्यादा हमारे यहाँ रेमिटेंसेस आते हैं, मतलब हमारे जो वर्कर हैं, जो UAE में है ना, USA में है, उन लोग अपने घर जो पैसा भेजते हैं उन्हें कहते हैं रेमिटेंसेस, ठीक है। तो इंडिया इस मामले में नंबर 1 में आता है, ठीक है। गिफ्ट्स, ग्रांट्स, जो जितनी भी फॉरेन एड भी है, मान लो गवर्नमेंट एड जो दिया गवर्नमेंट ने, गवर्नमेंट भी, कोई कंट्री की गवर्नमेंट भी अगर हमें सपोर्ट देती है, तो हमारी एसेट और लायबिलिटी को तो फर्क नहीं डालेगा, तो वो कैपिटल अकाउंट में नहीं आएगा, वो आएगा यहाँ पे, ठीक है, यूनिलेटरल ट्रांसफर रिसीप्ट में। तो ये मान लो आ गई आपको 200, 300, चलो 300 आ गई, ठीक है। तो यहाँ का टोटल बताना जरा कितना हुआ, 900, 1000 और 1300। अभी हमने सेकेंडरी इनकम पे भी तो करी होगी, है ना। तो ये कितनी कर ली, मान लो हमने इसको भी 300 कर दिया, ठीक है। तो देखो यहाँ का टोटल जरा करो कितना आ रहा है, 450 + 200 650, 1050 हो 1350, और यहाँ का हमने टोटल किया था तो कितना आया था 1300, यही आया था ना। तो देखो हमारे इससे क्या पता चल रहा है कि हमने जो इनकम बाहर दी है ना, जो आया है, ये वाली साइड क्या आया है, जो आया है ना वो 1300 है, और जो गया है वो कितना है 1350। तो हमारा कितने का माइनस है, 50 का माइनस है। तो ये जो माइनस है इसे हम कहते हैं करंट अकाउंट डेफिसिट। करंट अकाउंट कैसे हमारा डेफिसिट में है, सरप्लस में भी होता है। अगर मान लो ये 1350 ना होकर 1250 होता, तो ये क्या होता है, ये आया ज़्यादा गया कम, तो 50 का करंट अकाउंट सरप्लस होता। फिर क्या होता, +50 होता और करंट अकाउंट सरप्लस होता। समझ में आ रही है आपको बात, CAD और CAS, है ना। अब इससे रिलेटेड क्या बात है, अब इसको आप सुधारने के लिए क्या कर सकते हैं, या तो आप अपना इंपोर्ट जो है थोड़ा सा कम करिए, है ना, इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन करिए, एक्सपोर्ट्स कंपेटिटिवनेस लाइए। तो ये आपको इफेक्ट पढ़ने चाहिए, पता होने चाहिए इफेक्ट क्या होते हैं किसी भी चीज़ के, ठीक है। और उसको आप मतलब करंट अकाउंट डेफिसिट की सिचुएशन में क्या करेंगे, करंट अकाउंट सरप्लस की सिचुएशन में क्या करेंगे, इनके इफेक्ट कैसे रहेंगे, इन्हें हम ठीक कैसे कर सकते हैं, ये सब, ठीक है। तो अब देखो इसी में एक कंसेप्ट और आता है, अगर हमें मान लो सिर्फ गुड्स की चीज़ें देखना है कि हमारा गुड्स से रिलेटेड क्या है, तो हम सिर्फ क्या देखेंगे, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स देखेंगे। और ये अगर हम देख रहे हैं सिर्फ मर्चेंडाइज आइटम्स जो देख रहे हैं, मर्चेंडाइज ट्रेड देख रहे हैं अगर हम, या बैलेंस मतलब बैलेंस ऑफ ट्रेड बनाते हैं हम, या फिर ट्रेड इन गुड्स देख रहे हैं हम, तो उसको हम कहते हैं BOT, मतलब बैलेंस ऑफ ट्रेड। बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या होता है, ये एक बैलेंस ऑफ पेमेंट के करंट अकाउंट का सिर्फ इतना सा पार्ट होता है, मतलब बैलेंस ऑफ पेमेंट का 1/3 का भी 1/4, मतलब आप समझ लो बहुत छोटा ही है, ठीक है, 1/12 पार्ट है ये बैलेंस ऑफ ट्रेड, है ना, मतलब और कम है समझ लो, ठीक है। ये इट इज जस्ट अ पार्ट ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट। ये क्या देखता है, एक्सपोर्ट कितने का हुआ, इंपोर्ट कितने का हुआ, ठीक है। अब इसका फॉर्मूला क्या आता है, X - M, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, कि आपने भेजा कितना और आपने लिया कितना। अब इस केस में हमने भेजा कितना है 300, लिया कितना है 450, मतलब कि फॉरेन करेंसी हमें मिली कितनी 300, भेजी कितनी हमने 450। मैं सामान के रिस्पेक्ट से बता रही थी, मैं करेंसी के रिस्पेक्ट से बताती हूँ। तो आपको मिली 450 है, मतलब आपको इनकम 450 है, और आपने एक्सपेंडिचर, सॉरी, आपकी इनकम 300 है और आपने एक्सपेंडिचर कितने कर दिया, 450 का कर दिया। तो आप 150 के किस में है, लॉस में, मतलब डेफिसिट में है कि नहीं है। तो ये क्या आएगा, BOT डेफिसिट, है ना। व्हेन एक्सपोर्ट्स ऑफ द गुड इज ग्रेटर देन इंपोर्ट, अगर एक्सपोर्ट आप ज़्यादा कर रहे हैं इंपोर्ट से, तो ये क्या आएगा, BOT सरप्लस आएगा। और जब आप इंपोर्ट ज़्यादा कर रहे हैं एक्सपोर्ट से, तो ये आएगा BOP डेफिसिट, BOT डेफिसिट। समझ में आ रही है आपको बात, ठीक है। तो अब देखो कंपोनेंट्स ऑफ करंट अकाउंट में अगर हम देखें तो फर्स्ट कंपोनेंट आता है हमारा विजिबल ट्रेड, है ना। विजिबल ट्रेड होगा इनफ्लो और आउटफ्लो ऑफ गुड्स का बिटवीन कंट्रीज, ठीक है। और गुड्स कोई से भी हो सकते हैं, मर्चेंडाइज गुड्स, है ना, आपके कहना चाहिए रॉ मटेरियल, मतलब जो प्रोसेसिंग करने के काम आए, और नॉन मटेरियल, नॉन मॉनिटरी गुड, ठीक है। और पेमेंट अगर हम करेंगे तो वो होगी हमारी आउटफ्लो, और आउटफ्लो होती है हमारी डेबिट, और हम रिसीव करेंगे अगर तो वो होगी इनफ्लो, मतलब क्रेडिट, ठीक है। और इनका बैलेंस, विजिबल गुड्स का बैलेंस हमारा कहला जाएगा बैलेंस ऑफ ट्रेड, ठीक है। तो इतना हमने पढ़ लिया था। अब देखो इनविजिबल ट्रेड की बात करते हैं, तो इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ सर्विसेज बिटवीन कंट्रीज, है ना। मतलब सर्विसेज का इनफ्लो आउटफ्लो हो रहा है तो आप मानेंगे इसको इनविजिबल ट्रेड। जैसे कि अगर कोई बैंक की इनकम है और उसके ओवरसीज ब्रांच ऑफिस से हो रही है, तो वो क्या होगी, उनकी इनविजिबल ट्रेड होगी, मतलब कमाई हो रही है, ठीक है। इनकम फ्रॉम फॉरेन इन्वेस्टमेंट, है ना, कि आपने कोई फॉरेन में इन्वेस्टमेंट की है उससे आपकी हो रही है, ठीक है। शिपिंग सर्विसेज, है ना, टूरिज्म रेवेन्यूज, मतलब जितनी भी सर्विसेज है उससे आपकी जो कमाई हो रही है वो आपकी आ जाएगी इसमें इनविजिबल ट्रेड में, ठीक है। मेडिकल टूरिज्म, अगर हमने कहना चाहिए कि मॉडर्न बिजनेस है जो कि इमर्ज हो रहा है इनविजिबल ट्रेड में, क्योंकि इंडिया में जो खर्चा है वो कम है मेडिकल, ठीक है। अब देखो चार चीजें होती है, देखो यहाँ से अगर आप देखो
4 चीज़ें होती हैं। ये करंट अकाउंट है, करंट अकाउंट में देखो एक होएगा विजिबल जिसमें आएगा ट्रेड ऑफ गुड्स या फिर विजिबल गुड्स। एक होएगा इनविजिबल, इनविजिबल में 3 चीज़ें होंगी एसआईटी सिट, सर्विसेज़, इनकम, ट्रांसफर्स। सर्विसेज़ में आपकी होंगी वो सारी सर्विसेज़, ठीक है? जितनी हमने पढ़ी। इनकम में होएगा आपका प्रॉफिट, इंटरेस्ट, डिविडेंड और ट्रांसफर में होएगा आपका ये। तो अभी हम पढ़ने वाले अभी हमने क्या पढ़ी? हमने इनविजिबल ट्रेड का सर्विसेज़ वाला पार्ट पढ़ा, ठीक है? अब हम पढ़ेंगे एसआई इनकम पढ़ेंगे अब हम, ठीक है? तो इसको हम प्राइमरी इनकम भी कहते हैं या फिर हम इनकम या फिर इन्वेस्टमेंट इनकम भी कहते हैं। तो ये इनकम वो इनकम होती है जो कि इन्वेस्टमेंट से अर्न करते हैं इन फॉरेन कंट्रीज़, है ना? जैसे प्रॉफिट्स, ठीक है? रेंट, इंटरेस्ट, है ना? ये सारी चीज़ें हम किससे कर रहे हैं? प्राइमरी इनकम कहलाएगी हमारी इन्वेस्टमेंट इनकम। प्रॉफिट हो गई आपकी, है ना? आपका इंटरेस्ट हो गया जो आपने लोन और इन्वेस्टमेंट में मिला है, आपको हासिल हुआ है। आपकी डिविडेंड इनकम हो गई, है ना? तो ये सारी कहलाएँगी आपकी प्राइमरी इनकम। और फिर सेकेंडरी इनकम या फिर यूनिलैटरल ट्रांसफर्स वो होते हैं जो कि हमने दिए होते हैं या लिए होते हैं, है ना? फॉरेन कंट्री से जैसे गिफ्ट्स, डोनेशंस, है ना? जैसे मेरे भैया हैं मान लो यूएसए में, तो उनका मन किया कभी तो उन्होंने $10 भेज दिए, ठीक है? तो ये मेरे क्या होएगा? मैंने उनको कुछ सर्विस तो दी नहीं, तो ये क्या होएगा? यूनिलैटरल ट्रांसफर मतलब मतलब एक ही साइड का ट्रांसफर कर रहे हैं वो, तो हम बोलेंगे ये, ठीक है? और इंडिया इसमें किसमें आता है? फर्स्ट नंबर में आता है, आपको पता है, ठीक है? और ये पर्सनल ट्रांसफर्स भी हो सकते हैं जैसे मनी सेंड बाय रिलेटिव्स टू देयर फैमिली लोकेटेड इन अनदर कंट्री, है ना? और वर्कर्स के रेमिटेंसेस भी इसमें इंक्लूड होते हैं, है ना? जो कि लोग सैलरी अपने घर में भेजते हैं, ठीक है? तो एज़ वेल एज़ हाँ, यूनिलैटरल ट्रांसफर्स में इनके पर्सनल ट्रांसफर, रेमिटेंसेस वगैरह के अलावा गिफ्ट डोनेशन के अलावा भी आता है फॉरेन एड, है ना? जो कि फॉरेन एड जो कि डायरेक्टली रिसीव होती है। मान लो यूएस ने फ्लड मतलब इंडिया ने किसी की हेल्प कर दी फ्लड रिलीफ सिस्टम में, तो वो लोग किसमें ऐड करेंगे अपने यूनिलैटरल ट्रांसफर्स में इनफ्लो में और हम लोग आउटफ्लो में मतलब डेबिट में, ठीक है? और उन लोग किसमें करेंगे? क्रेडिट में करेंगे, है ना? क्योंकि हमने किसमें दिया है? बिना इंटरेस्ट के दिया है, बिना ऐसी मदद करी है, गिफ्ट दिया है उन्हें, है ना? एज़ अ डोनेशन दिया है, ठीक है? तो ये हमारी आएगी यूनिलैटरल ट्रांसफर में। तो इसके साथ अपने कंपोनेंट्स ऑफ करंट अकाउंट खत्म होते हैं, ठीक है?